हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेज VK सोनल क्लासेज बासोपट्टी। तो आज का सेशन है जीके बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिएगा बिहार स्पेशल, हाँ बिहार स्पेशल में जीके, ठीक है। जीके में हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो भी बिहार का हिस्ट्री, हाँ। तो देखिएगा, आइएगा बोर्ड पे। पहले फाइल को सेट कर लेते हैं। आया समझ में? चलिए बैठते हैं, हाँ बढ़ते हैं सेशन की ओर। और देखिएगा फर्स्ट है बिहार का जीके, हाँ ना। क्या है बिहार का जीके? क्या क्या हमको पढ़ाना है देख लीजिए एक बार। इसमें होगा आपका, हम जो जीके पढ़ाएंगे उसमें जीके होगा। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज में 4 सब्जेक्ट आएगा। जनरल नॉलेज में 4 सब्जेक्ट आएगा। एक में आएगा हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा में आएगा क्या? भूगोल। तीसरा में आएगा क्या? राज व्यवस्था मतलब राजनीति शास्त्र। और चौथा में आएगा आपका क्या? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, और इधर 4 हो गया ना। और इधर देखिएगा 5 नंबर में। और इधर में क्या क्या पढ़ाएंगे देखिएगा। इधर में आपका हो जाएगा, इधर में हो जाएगा आपका भौतिक विज्ञान, है ना, फिजिक्स। भौतिक होगा, रसायन होगा, और क्या होगा? जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है किसमें पता है? साइंस में जीव विज्ञान से आता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है? जीव विज्ञान से। और इधर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आता है पता है? हिस्ट्री से आता है। और इसके बाद किससे? राजनीति शास्त्र से, ठीक है। इसके बाद भूगोल और अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था ना, अर्थव्यवस्था में अभी जो क्वेश्चन सब जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, मतलब करेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे, मतलब वो कितना पढ़ना है जीके में? 7। 4 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। इधर में हो जाएगा आपका क्या चीज? ये हो गया 8 सब्जेक्ट, है ना। इधर क्या होगा? साइंस, ठीक। तो जीके हो गया आपका, करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर का मतलब होता है कि जो हाल ही में जो भी घटना हो रहा है ना, वो करंट अफेयर हो गया। इसके बाद जीके और जीके जीएस, जीएस मतलब साइंस हो जाएगा, जनरल साइंस हो जाएगा, जिसमें साइंस में बता ही दिए हैं 3 आएगा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। और इसके बाद अभी स्टार्ट जो कर रहे हैं हम, पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं पता है? बिहार का इतिहास, क्योंकि हम लोग बिहार से है ना, तो इसलिए हमको पढ़ना है क्या है? बिहार का इतिहास। बिहार के बारे में जानकारी रखना है, बिहार में क्या क्या चीज़ हुआ था, नहीं हुआ था, है ना। और इधर में आपका जो काम आएगा, है ना, आपका जो काम आएगा, क्या समय काम आएगा? बिहार पुलिस में भी काम आएगा, बिहार एसआई में तो भर भर के काम आएगा बिहार का। इसके बाद रेलवे में भी काम आएगा। रेलवे में एक आध क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बैंक है,
तो बैंक में क्या काम आएगा पता है? बैंक में करेंटे काम आता है, बैंक में करेंट ही काम आता है, और एसएससी में भी काम आता है ना। और इसके बाद ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें काम आएगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम से लेके बड़ा एग्जाम तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़े, देखिएगा। देखिए क्या पढ़ रहे हैं पता है? प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास, प्राचीन का मतलब क्या होता है? पहले के समय में जो इतिहास में जो घटना हुआ था ना, वही हमको पढ़ना है। तो देखिएगा, गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है। सबसे पहले जो इतिहास में जो काल आता है, ठीक है, वो पाषाण काल आता है। पाषाण काल, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में? 4 भागों में। कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में। फर्स्ट में है पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब क्या है? पहले का। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में देखिएगा क्या क्या घटना हुआ था। पूरा पाषाण काल में क्या क्या घटना हुआ था? पूरा पाषाण काल में दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार किसको बोला जाता है? अपना लोग किस बिहार में है? उत्तरी बिहार में है। अपना लोग उत्तरी बिहार में है। जैसे इंडिया के मैप देखिएगा, इंडिया का मैप जो देखिएगा, जैसे मान के चलो कि ये क्या है, ये क्या है? इंडिया का मैप। एक सेकेंड देखिएगा, ये क्या है? इंडिया का मैप। इंडिया का मैप में जो दाहिना तरफ देखिए, मेरा सर किधर है? बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड की तरफ में मेरा जो दाहिना हाथ है ना, दाहिना हाथ, ये किधर है पता है? पूरब की ओर। कहाँ? पूरब की ओर। तो इंडिया का मैप में पूरब किधर होगा? पूरब किधर होगा? मेरे दाहिने हाथ की तरफ। क्यों? क्योंकि जब मेरा सर जो होता है वो सूरज की दिशा में होता है। सूरज किधर में उगता है? पूरब में उगता है। तो मान के चलिए अभी जो पूरब में उग रहा है, तो मेरा दाहिना हाथ किधर है? इधर है ना, दक्षिण है ना। तो इंडिया का मैप के अनुसार ये भाग जो होगा ना, दक्षिण का भाग, वो इंडिया का मैप में क्या होगा? ईस्ट होगा। और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। तो अगर इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा? हाँ, वेस्ट होगा। वेस्ट मतलब क्या होगा? वेस्ट मतलब पश्चिम, ईस्ट मतलब पूरब, ईस्ट मतलब पूरब। ये हो गया आपका पूरब। अब ये क्या हो गया? पश्चिम। जब पूरब और पश्चिम हो गया, तो मेरा जो सर जो है, जो पूरब की दिशा में, मतलब मान के चलो कि सूरज की दिशा में है, तो मेरा सर जब सूरज की दिशा में है तो इसको क्या बोलेंगे पता है? उत्तर। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब, जब नॉर्थ उधर हो गया तो नीचे क्या होगा? क्या होगा? साउथ होगा। साउथ, साउथ मतलब क्या होगा? आया समझ में? समझ में आया? अब याद करो कि मेरा सर किधर है? मेरा सर किधर है? सूरज की दिशा में। जब सूरज की दिशा में मेरा सर है तो दाहिना हाथ किधर होगा? मैप के आधार में पूरब में है ना। तब जब दाहिना हाथ पूरब में होगा तो मेरा बायां हाथ किधर होगा? पश्चिम में। और ऊपर में क्या होगा? सूरज की दिशा में उत्तर होगा, और नीचे में दक्षिण होगा। तो देखिएगा, हम लोग जो है ये तो इंडिया के मैप के अनुसार बताएं, और बिहार का मैप के अनुसार देखिएगा तो मेरा जो बायां हाथ है ना, इधर में खड़े हुए हैं, इधर मेरा बायां हाथ है ना। जैसे मान के चलो मैं बिहार का मैप के अनुसार, हम बिहार में है, हम बिहार में है ना, हम इंडिया में तो अभी नहीं है ना, अभी हम बिहार में है, मान के चलो हम अभी बिहार में है। तो बिहार में है मतलब इंडिया के अंतर्गत बिहार है, तो बिहार में है तो हम बिहार में, मेरा सूरज किधर उगता है? पूरब में उगता है। तो सूरज पूरब में उगता है तो मेरा सर किधर है? पूरब की ओर है। तो मेरा बायां हाथ किधर हो गया? जब ये पूरब होगा तो ये तो पश्चिम होगा। ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये क्या होगा? दायां हाथ दक्षिण, और ये क्या होगा? उत्तर। तो ये हो गया दक्षिणी बिहार। दायां हाथ हुआ तो दक्षिणी बिहार, अब बायां हाथ हुआ तो कौन सा? उत्तरी बिहार। तो हम लोग किस बिहार में हैं? उत्तरी बिहार में। तो चर्चा यहाँ किस चीज का हो रहा है? दक्षिणी बिहार मतलब किधर? पटना के तरफ, है ना। दक्षिणी मतलब, दक्षिणी बिहार मतलब किधर? पटना के तरफ। समझ में आ गया? तो देखिए इसको मिटा देते हैं। हाँ देखिएगा, देखिए अब देखिए, पूरा पाषाण काल में दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार का मतलब क्या है? पटना के तरफ। पटना के तरफ जो अवशेष मिले हैं कहाँ कहाँ से? पूरा पाषाण काल का, पूरा पाषाण काल का जो अवशेष कहाँ कहाँ से मिले देखिएगा। जिस में हम टिक लगाएंगे ना, जिस में हम टिक लगाएंगे समझिए वो VVI है, मतलब उसको याद करना है। जिसमें नहीं लगाएंगे उसको याद नहीं करना, उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो दक्षिणी बिहार का अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है देखिएगा। फर्स्ट में मुंगेर से प्राप्त हुआ है,
सेकेंड में गाया से प्राप्त हुआ है। दक्षिणी बिहार में क्या क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? पहले मुंगेर से, फिर गाया। गाया जो है ना, गौतम बुद्ध का क्या है पता है? ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ से? गाया से। और किस नदी के तट पर? तो फल्गु नदी के तट पर या निरंजना नदी के तट पर। फल्गु बोलो या निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, समझ में आया? तो मुंगेर से भी प्राप्त हुआ और गाया से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ क्या है तो देखिएगा, फर्स्ट में प्राप्त हुआ है हस्त कुल्हाड़ी। क्या प्राप्त हुआ है? हस्त कुल्हाड़ी, मतलब हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुआ है? हस्त कुल्हाड़ी। फिर क्या प्राप्त हुआ है? खुरपी, है ना, खुरपी भी प्राप्त हुआ है। और इसके बाद क्या प्राप्त हुआ है? चाकू भी प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा क्या प्राप्त हुआ। पाषाण काल में, पाषाण काल का जो अवशेष मिला है वो कहाँ कहाँ से मिला है? मुंगेर से मिला है और गाया से मिला है। उसमें क्या क्या मिला है? हस्त कुल्हाड़ी, खुरपी और चाकू। आ गया समझ में? मुंगेर से क्या क्या प्राप्त हुआ है? खुरपी, चाकू और हस्त कुल्हाड़ी। गाया से क्या क्या प्राप्त हुआ है? खुरपी, चाकू और हस्त कुल्हाड़ी। याद हो गया? बड़े आगे। अब देखिएगा मध्य पाषाण काल, मतलब मिडिल। मध्य पाषाण काल पूरा के बाद मध्य में आएगा, बीच में आएगा। तो बीच वाला भी क्या क्या प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ मिला है? पूछेगा कि बताइए मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ मिलेगा? 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा अलग अलग, और उसमें एगो क्या डाला रहेगा? मुंगेर। क्या डाला रहेगा? तो मुंगेर। तो मुंगेर से प्राप्त हुआ है। मुंगेर के अलावा और कहीं से प्राप्त हुआ है? नहीं प्राप्त हुआ है। तो मुंगेर से क्या क्या मिला है? पूछेगा कि मध्य पाषाण काल का अवशेष किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर से। और मुंगेर में क्या क्या प्राप्त हुआ है ना? पूछेगा। तो तेज धार वाला हथियार क्या मिलेगा? तेज धार वाला हथियार। तेज धार वाला हथियार हो सकता है चाकू भी हो सकता है, कुल्हाड़ी भी हो सकता है, हंसुआ भी हो सकता है, तलवार भी हो सकता है, भाला ग्रास भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या मिला है? छोटे औजार। छोटे औजार में कौन कौन सा हो सकता है? चक्कू होगा, खुरपी होगा, वही सब होगा ना। तो छोटा औजार भी मिला है और तेज धार वाला औजार। तो बताइए मध्य पाषाण काल में क्या क्या मिला है? मध्य पाषाण काल कहाँ से मिला है अवशेष? मुंगेर से। अब मुंगेर में क्या क्या मिला है? तेज धार वाला औजार और छोटे औजार मिला है, ठीक है, याद हो गया। अब आइए, अब क्या याद करना है? नव पाषाण काल, नया पाषाण काल का अवशेष कहाँ में मिला है? नया पाषाण काल का अवशेष कहाँ में मिला है? तो देखिएगा कहाँ? चिरांद। चिरांद एक जगह है, जैसे मधुबनी जिला में एक बासोपट्टी जगह है ना, उसी तरह से चिरांद एक जगह है। और वो जगह कहाँ पड़ता है पता है? बिहार का सारण जिला में। बिहार का सारण जिला में चिरांद नामक एक जगह है। कहाँ से मिला है नव पाषाण काल का अवशेष? चिरांद से, है ना, चिरांद से मिला है। और कहाँ से मिला है? चेचर से मिला है। चेचर, चेचर एक जगह है बिहार में। कहाँ में? वैशाली जिला में। कहाँ में? वैशाली जिला में एक जगह है जो कहाँ मिला है? चेचर में मिला है। और वैशाली जिला के अंतर्गत चेचर आता है, मतलब चेचर क्या होगा? गांव होगा, कस्बा होगा, या छोटी सी जगह होगा, वही ना हो सकता है। तो चेचर वैशाली से मिला है। वहां से मिला है क्या? तो हड्डी का उपकरण। हड्डी का उपकरण का मतलब समझो कि हड्डी से बनाया हुआ कोई वस्तु होगा। उपकरण का मतलब हो सकता है हड्डी से बनाया होगा, वो कुल्हाड़ी बना होगा, हड्डी से बना होगा, जंतर जो पहनने वाला होता होगा, माला, वो भी मिल सकता होगा, है ना। हड्डी का दांत भी मिला होगा। हाँ, हड्डी का उपकरण मिला है ना। तो नव पाषाण काल में कहाँ, नव पाषाण काल का विशेष कहाँ से मिला है? चिरंद मिला है। चिरंद कहाँ पड़ता है? सारण में मिलता है। और चेचर कहाँ है? वैशाली में। वहां से क्या मिला है? हड्डी का उपकरण, ठीक है। अब आइएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र देखियो ऐसा होगा, ठीक है। क्या है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल का अवशेष कहां से मिला है? देखिएगा, तो चिरंद से मिला ही है। चिरंद कहां है? सारण में। चेचर कहां है? वैशाली में। गाया कहां है? जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गाया कहां? उत्तरी बिहार की दक्षिणी बिहार में? दक्षिणी बिहार में, है ना। देखिएगा एक चीज और बताते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हाल ही में गाया का नाम चेंज कर दिया गया। गाया का नाम नहीं चेंज किया है, गाया स्टेशन का नाम चेंज किया है। और गाया स्टेशन का नाम चेंज करके क्या लिखा हुआ है पता है? क्या?
गाया जी। क्या है? गाया जी। ठीक। एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, पूछेगा हो सकता है एग्जाम में कि बताइए हाल ही में बिहार का कौन सा स्टेशन का नाम चेंज करके चेंज किया, कौन सा स्टेशन का नाम चेंज किया? गाया का नाम चेंज करके क्या लिखा है? गाया जी। ठीक है। सोनपुर, सोनपुर, सोनपुर से भी प्राप्त हुआ क्या? ताम्रपाषाण काल। अब सोनपुर क्या है बताते हैं। सोनपुर बिहार के हाजीपुर में एक जगह है, हाजीपुर में एक जगह है सोनपुर। ठीक है। सोनपुर स्टेशन भी है। पूर्व मध्य का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर सोनपुर में, सोनपुर के अंतर्गत हाजीपुर आता है। हाजीपुर क्या है? जिला है। उसके एक छोटा सा जगह है जिसका नाम क्या है? सोनपुर। तो सोनपुर ये प्रसिद्ध जल जिला है, प्रसिद्ध जगह है। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला, सुनिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बोलो या मेला बोलो, विश्व का सबसे बड़ा मेला या पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। नाम सुना है ना कि सोनपुर का मेला। तो सोनपुर का मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का। और दूसरा में है राजस्थान का, कौन सा? राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर में भी ना क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है। तो दूसरा है राजस्थान में और फर्स्ट है बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सोनपुर मेला, जो कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? राजगीर में, है ना। तो सोनपुर मेला है किसके लिए प्रसिद्ध है? पशु का मेले के लिए। वहाँ पे हाथी घोड़ा सब मिलता है, बाघ कुत्ता सब मिलता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। और इस मेला का खासियत क्या है? ये मेला कब स्टार्ट होता है बताते हैं। पूर्णिमा होता है ना, छठ के बाद का पूर्णिमा होता है ना, छठ के बाद का पूर्णिमा, वो पूर्णिमा से, उस पूर्णिमा दिन से करेक्ट 1 महीना तक। क्वेश्चन पूछता है कि सोनपुर का मेला कब से स्टार्ट होता है, तो लिखा रहेगा पूर्णिमा से 1 महीना तक, पूर्णिमा से 1 महीना तक। ठीक। राजगीर, राजगीर कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी बिहार की उत्तरी बिहार में? सब दक्षिणी बिहार में। जितना भी अच्छा अच्छा चीज़ तो मिला है ना बिहार का, सब दक्षिणी बिहार में मिला है। दक्षिणी बिहार में। याद कभी भी रखना कि क्वेश्चन पूछे कि बताइए बिहार का में जो अवशेष मिला है, बिहार में जो अवशेष मिला है, जो कहाँ मिला है? तो दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार के कोई भी जिला में मिल सकता है। दक्षिणी बिहार के जिला में अधिकतर मिला है, गया हो, मुंगेर हो, भागलपुर हो, वैशाली हो, है ना, सारण हो, इसके बाद क्या, हाँ, पटना भी बोलो, तो वो सब दक्षिणी बिहार में हो जाता है। ठीक है। राजगीर का खासियत क्या है? राजगीर में, राजगीर एक मतलब जैसे भारत का स्वर्ग किसको बोला जाता है? जम्मू कश्मीर को बोलता है ना, उसी तरह बिहार का स्वर्ग किसको बोला जाएगा? राजगीर को। और राजगीर में घूमने वाला जगह है, टूरिस्ट एरिया है। राजगीर में मिलेगा तुमको कुंड मिलेगा, वहाँ में अखाड़ा मिलेगा। एक अखाड़ा है, ये पर्वत पर पाया जाता है। बट पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे ना आगे तो पर्वत का नाम भी बताएंगे। मनेर, मनेर कहाँ है? पटना में। पटना में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मनेर। मनेर भी मिला हुआ है। तो नवपाषाण का, ताम्रपाषाण काल का अभिषेक कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, गया, गया, सोनपुर, हाजीपुर, राजगीर, राजगीर। राजगीर में बिंबिसार का, हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार। अभी बताएंगे। हर्यक वंश का शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का वहाँ पे क्या था पता है? जन्म स्थान था बिंबिसार का, वहाँ पे मकबरा था, बिंबिसार का मकबरा। भूकंप आया था ना, भूकंप आने पर वो क्या हुआ, उसका मकबरा अंदर में धंस गया, अभी भी है, धंस गया है। वही बिंबिसार का जो पर्वत, बगल में पर्वत है, उसमें गुफा बनाया गया है। उसी गुफा से ठंडा हो या गर्मी हो, उस गुफा से पानी निकलता है। और वो पानी कैसा रहता है पता है? पूरा गर्म रहता है। गर्मी महीना में ना स्नान नहीं कर पाएगा, उसमें स्नान करने का महीना है ठंडी महीना। ठंडी महीना में जाएगा, लगेगा कि हाँ, खौलता हुआ पानी में बैठे हुए बड़ा मन लगेगा। जितना बॉडी का मैल वैल सब रहेगा सब झड़ जाएगा।
अच्छा लगता है। कुंड है, जितना बड़ा ये घर है ना उतना बड़ा कुंड में लेडीज मर्द सब उसी में नहाता है, समझ गया। तो ये राजगीर मनेर पटना में अशोक जो भाई का जो हत्या किया था ना, अशोक अपना 99 भाई का हत्या करके अपने राजगद्दी प्राप्त किया था। अशोक कितना भाई था? 100 भाई था। 100 भाई में 99 भाई को हत्या करके, 99 को भाई को हत्या करके खुद से राजगद्दी पर बैठा था। हत्या करके जो अगम कुआं पड़ता है पटना में, नाम सुना होगा तुम लोग, अगम कुआं थाना, नेट पर सर्च मारेगा अगम कुआं थाना, वहाँ पे एक क्या बोल रहे हैं कुआं है, उस कुआं में वो अपना क्या किया था, 99 भाई को हत्या करके उस कुआं के अंदर में डाल दिया था। ठीक है, समझ गया। तो पटना किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पटना में एक पार्क है, क्या है पता है? कुम्हरार पार्क। पटना में एक पार्क है कुम्हरार पार्क। वही कुम्हरार पार्क के अंतर्गत शायद उसी में कुआं होगा, उसी कुआं में डाला गया, वहाँ से भी अवशेष प्राप्त हुआ है। वहाँ में लकड़ी बनाने का तिनका प्राप्त हुआ है, तो लकड़ी से मकान बनाया हुआ यहीं से प्राप्त हुआ है। कुल क्या कुम्हरार पार्क से, कुम्हरार पार्क है, उस पार्क में जाएगा ना तो अभी भी मिलेगा। यहाँ तक कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक मैंने पटना तक फैला हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे। इतना तो समझ गया कि नहीं समझ गया? आ गया समझ? याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिएगा, देखिएगा। अब आते हैं क्या चीज़ पे पता है? वो पढ़ाए थे आपको, क्या पढ़ाए थे? एनिसेंट में बिहार का इतिहास पढ़ाए थे। अब आते हैं वैदिक काल में, अब आते हैं वैदिक काल। बताओ, अब तुम सोचती होगी कि सर चारों को पढ़ाया, छोड़ दी, पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे हम। ये हुआ क्या कि हम वो क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, यही पूछेगा, इसके अलावा दूसरा पूछेगा ही नहीं। यही पूछेगा, इसके अलावा दूसरा पूछेगा ही नहीं। इसीलिए हम पहले तुमको यही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे वो भी। जब हिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो करीब 5-7 पेज है जो हम अपने से लिखे हुए हैं, वो पढ़ाएंगे। अगर पूछेगा भी तो डीपली पूछेगा, तो वहाँ से पूछेगा, तब तक हम ये पढ़ा देते हैं। ये तो हल्का है तो याद हो जाएगा, वो थोड़ा डीपली नॉलेज है उसमें, तो उसको अभी छोड़ रहे हैं। अब आइएगा वैदिक का, वैदिक पीरियड। ठीक है, क्या है? वैदिक पीरियड। आते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में देखिएगा क्या है। बिहार शब्द का प्रथम वर्णन जो हुआ था ना, बिहार शब्द का प्रथम वर्णन किस में हुआ था? बिहार शब्द का प्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है, ग्रंथ। इसी ग्रंथ में बिहार शब्द का पहला वर्णन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइए, बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें दिया रहेगा शतपथ ब्राह्मण, समझ में आएगा। बिहार का प्रथम वर्णन कहाँ किया गया है? शतपथ ब्राह्मण। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा पता है तुम लोग को? बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? पूर्व काल में बिहार में बिहार आता था, बिहार आता था। बिहार का मतलब क्या होता है पता है? जंगल जगह, जंगली जगह, जंगल जगह, हाँ जंगली जगह है ना। पूर्व काल में बिहार में बिहार आता था, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा, समझ गया। और एक और है कि एक मुनि है, शायद भरत है, उसके पुत्र के नाम पर बिहार पड़ा है। सबका अपना अपना मत दिया हुआ है, समझ गया। मगर बिहार का प्रथम वर्णन कहाँ किया गया? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और बताएं। ऋग्वेद में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका क्या क्या नाम है पता है? कीकट और ब्रात्य, कीकट और ब्रात्य। इसमें एक और चीज जोड़ सकता है, कीकट और ब्रात्य तो हुआ ही है, इसमें बामा गाधी भी लिख लेना, बामा गाधी, बामा गाधी, बामा ऋग्वेद में कीकट और ब्रात्य शब्द या बामा गाधी का भी प्रयोग किया गया। बिहार में 3 शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, ऋग्वेद में कीकट, ब्रात्य और बामा गाधी, है ना, 3 शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद, वेदों को संग्रह कर ऋग्वेद कहते हैं। जो वेद सब है ना, सबसे प्राचीन वेद पूछेगा, सबसे प्राचीन वेद तो कौन था? यही था ऋग्वेद। वेद की संख्या कितना है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब पढ़ाएंगे वेद डीपली में तो पढ़ाएंगे, ठीक है। देख लो,
यजुर्वेद में विदेह राज का वर्णन है। विदेह, पता चल रहा है? विदेह कुछ समझ में आ रहा है? विदेह राज कहाँ पे? जब गीत सुनता होगा तुम लोग गांव घर में विवाह का, तो कुंज बिहारी का गीत है ना, शादी गीत, उसमें बोलेगा विदेह राज, है ना, विदेह राज बोलता है ना, तो वही है। किसमें प्रयोग किया गया? यजुर्वेद में। पूछेगा कि विदेह राज का वर्णन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। विदेह राज का वर्णन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। विदेह राजन का वर्णन पर है। जैसे विदेह राज में एक विदेह आता है जिसके बोलते हैं निम्मी विदेह। निम्मी विदेह क्या बोलेगा? निम्मी विदेह। निम्मी विदेह है ना, किसको बोलते हैं निम्मी विदेह? हम लोग किस में पढ़ते हैं? निम्मीय विदेह में पढ़ते हैं। और निम्मी विदेह के अंतर्गत कौन आएगा? मिथिला राज आएगा। क्या आएगा? मिथिला राज आएगा। तो तुम लोग से पूछेगा कि बताइए सबसे पहले मिथिला राज का वर्णन किसमें किया गया था? मिनी विदेह के अंतर्गत कौन आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंतर्गत आता है मिनी विदेह। अब मिनी विदेह में क्या आएगा? मिथिला राज। तो मिथिला राज किस वेद के अंतर्गत आएगा? तो यजुर्वेद। समझ में आ गया क्या है मिथिला राज का वर्णन किया गया? बढ़े आगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिहार का प्रथम वर्णन किसमें किया गया? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में कीकट और वामागादी और व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद में है ना, यजुर्वेद में विदेह राज का वर्णन किया गया है। जैसे पूछेगा विवाह गीत में विदेह राज, विदेह राज क्या होगा? मिथिला। मिथिला कहाँ पड़ेगा? निम्मी विदेह में। और निम्मी विदेह मिथिला किस वेद के अंतर्गत आएगा? तो यजुर्वेद। बढ़े आगे। ठीक, अब देखिएगा, देखिएगा अब क्या पढ़ना है हमको? महाजनपद काल। क्या? महाजनपद काल। महाजनपद काल में देखिएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर पता है तुम लोग को? पता है? ईसवी जैसे 2025 क्या बोलेंगे? ईसवी। कभी कभी देखता होगा इतिहास में लिखा होगा 200 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? ईसवी पूर्व में। मृत्यु भी हुआ था ईसवी पूर्व में। तो बताते हैं ईसवी पूर्व किससे बोला जाता है? ईसा मसीह का नाम सुना है? देखिए बताते हैं। ठीक, ये ईसा मसीह है। ईसा मसीह कैसा दिखता था बताओ तो? क्या हुआ था उसके साथ? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और कैसे करके? ऐसे करके, और क्या किया था? कील ठोक दिया था। वहां पर है ना, मानसी पट्टी के पास चर्च वाला, उसमें भी होगा देखना। क्या किया है? कील ठोक दिया है। तो ईसा मसीह का जन्म से पहले का जो साल होगा ना, ईसा मसीह का जो जन्म होगा, जिस टाइम में ईसा मसीह का जन्म होगा, उससे पहले का जो टाइम होगा, उससे पहले का टाइम, उसको बोलेंगे क्या पता है? ईसा। और ईसा मसीह का जन्म के जो बाद होगा ना, उसको क्या बोलेंगे पता है? क्या बोलेंगे? कोई पूछेगा कि ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, तो एक लाइन में बोलना, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी बोलेंगे, इससे पहले के बाद को, इसके पहले वाला को ईसा पूर्व। मतलब ईसा मसीह का जो जन्म का जो समय आएगा, जैसे मान के चलो कुछ भी होगा उसका समय, तो वो जन्म जो होगा, जैसे 1 ईसवी, मान के चलो कि 1 ईसवी है ना, तो ईसा मसीह का जन्म 1 में हुआ था, तो 1 का बाद का जो पीरियड आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? ईसवी। और 1 का पहले का जो पीरियड आएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। तो देखिएगा होता क्या है ईसा पूर्व में, जैसे मान के चलो कि किसी का जन्म 2000, एक चीज और बता देते हैं, देखो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अरे देखिए, जैसे मान के चलो किसी का जन्म कब हुआ था? 1999 में क्या हुआ? जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? 1999 में। तो 99 में जन्म हुआ था, आगे में ना मृत्यु होगा, आगे इसमें ना मृत्यु होगा, तो मान के चलो ये मर गया 2025 में।
जन्म हुआ छोटी संख्या में तो मरा बड़ी संख्या में। मगर ईसवी पूर्व में कैसा होता था, ये जन्म ईसवी बोल रहे हैं क्या, ईसवी बोला है ना, यहाँ ईसा, यहाँ का कॉन्सेप्ट समझो। जन्म हुआ है छोटी संख्या में तो मरा है बड़ी संख्या में, है ना। मतलब 1999 में जन्म हुआ है तो मरा है कब है, 2025 में। तो इसी में इसमें देखना, इसमें उल्टा होता है। हो सकता है कि वो जन्म हुआ होगा 273 ईसा पूर्व में, तो मरा होगा कितना में पता है, मरा होगा कितना पता है, 248 ईसा पूर्व में। अब देखो ना, अब समझ में आया। मतलब अभी के टाइम में जो मरा होगा वो क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद में आदमी मरा होगा, बाद में नहीं मरा होगा, तब ना सीरियल वाइज नंबर चल रहा है, 1999 से आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज जब कोई आदमी 273 में मरेगा, 248 में आज जन्म होगा, इसमें मरेगा 48 में, 73 बढ़ा कि 48, 73। तो जब 73 में मरा है तो समझ जाना कि वहां में ईसा पूर्व की बात बोल रहा है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु देखना, उल्टा लिखा होगा उसमें, ज्यादा में जन्म होगा नहीं, क्या बोल रहे हैं उसको, ज्यादा में जन्म होगा कम में मृत्यु होगा। समझ में आ गया ना। तो देखिएगा, तो वही है 6ठी सदी ईसा पूर्व, ईसा मसीह का जन्म से 600 साल पहले, नहीं 600 साल, 6 सदी पहले, 6 सदी पहले में महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। कितना थी, 16 थी। कितना थी, 16। पूछेगा कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। कब कब, 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अब देखिए, अब 6ठी सदी में महाजनपद की संख्या कितना थे, 16। 16 हो गया पूरा भारत में, क्या पूरा भारत मिला के, कुछ पाकिस्तान में भी पड़ता है, ठीक है, कुछ पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो जिसमें हमको तो अभी बिहार पढ़ना है, तो जिसमें बिहार में कितना था, बिहार में 3 था। बिहार में महाजनपद की संख्या कितनी थी, 3 थी। अब 3 कौन कौन था, तो एक में था मगध, दूसरा अंग और तीसरा बज्जी, मगध के अंतर्गत कितना जिला आता था, देखिएगा बिहार में मगध महाजनपद के अंतर्गत कितना जिला आता था, 3। कौन कौन सा, पटना, गया और नालंदा, पटना, गया और नालंदा। अंग का क्या है, भागलपुर और मुंगेर। अंग के अंतर्गत 2 जिला आता था, कौन कौन सा, भागलपुर और मुंगेर। बज्जी संघ के अंतर्गत 8, बज्जी संघ के अंतर्गत कितना आता था, 8 जिला। वैशाली में 8 नहीं, बज्जी संघ के अंतर्गत क्या आता था, वैशाली। अब वैशाली में कितना सदस्य था, 8 सदस्य था। कितना, 8। पूछेगा बज्जी संघ के अंतर्गत कौन सा जिला आता था, वैशाली में कितना सदस्य था, 8 सदस्य। तो अब बताएगा इसमें मगध में कितना जिला, 3। कौन सा, पटना, गया और नालंदा। अंग में कितना, 2, भागलपुर और मुंगेर। बज्जी संघ में 1, सिर्फ वैशाली में कितना सदस्य, 8 सदस्य बनाया गया था। बज्जी संघ वैशाली में सबसे महत्वपूर्ण कौन था पता है, कौन सा, बज्जी संघ में क्या था, वैशाली एक जगह था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन था पता है, कौन था, लिच्छवी गणराज्य। भारत या विश्व का लिच्छवी संघ, ये लिच्छवी संघ है ना, सदस्य के प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। गणतंत्र मतलब आजाद हुआ, उधर में सब आजाद नहीं हुआ था, 16 गो जो था ना, उसमें सब आजाद नहीं हुआ था, सिर्फ क्या आजाद हुआ था, वैशाली वाला आजाद हुआ था। वैशाली में क्या आता है, लिच्छवी गणराज्य। तो भारत हो या विश्व में लिच्छवी संघ के अंतर्गत जो सदस्य था ना, कौन था, लिच्छवी था। 8 सदस्य में कौन था, लिच्छवी था। लिच्छवी क्या था, प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। कौन था, लिच्छवी संघ। क्या, भारत और विश्व का लिच्छवी संघ सदस्यों का प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। आया समझ में। सबसे शक्तिशाली कौन सा जनपद था पता है, कौन सा सबसे शक्तिशाली, कौन सा सबसे शक्तिशाली, यही था, वैशाली था। वैशाली में लिच्छवी गणराज्य।
और सबसे प्रथम महाजनपद, सबसे प्रथम महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे प्रथम महाजनपद देखो निकाल लिखा होगा, मगध, पटना, गया, नालंदा सबसे प्रथम महाजनपद है, सबसे प्रथम में, सबसे प्रथम महाजनपद है। एक नंबर में पूरा विश्व में भी पूछेगा तो मगध ही होगा, और बिहार में भी पूछेगा तो मगध ही होगा। बढ़े आगे देखिएगा, देखिएगा महाजनपद के राज्य और राजधानी, हम लोग का तो तीन ही को भी पढ़ना है बिहार में, तो हमको तीनों को याद करना है। जब भारत को पढ़ाएंगे ना पूरा विश्व का, तो उसमें 16 महाजनपद आता है, 16 को पढ़ाएंगे। देखिएगा महाजनपद हुआ और इसका राजधानी, जैसे भारत का राजधानी नई दिल्ली है, बिहार की राजधानी पटना है ना, झारखंड के रांची है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद है, तो राज्य का जब बिहार का राजधानी पटना है, उसी तरह महाजनपद का भी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, देखिएगा मगध की राजधानी क्या था, गिरिब्राज या राजगीर, गिरिब्राज या राजगीर, राजगीर को ही पहले का नाम क्या था पता है, गिरिब्रज, राजगीर का ही पहले नाम क्या था, गिरिब्रज, राजगीर। और तीसरा पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का सबसे प्रथम नाम क्या था, कुसुमपुर, क्या कुसुमपुर, इसके बाद क्या पड़ा, पाटलिपुत्र, इसके बाद पटना। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा मगध के अंतर्गत कितना, मगध का राजधानी कितना था, 3, कौन कौन सा, पहले क्या था मगध का राजधानी, गिरिब्रज, क्या था, गिरिब्रज, गिरिब्रज जो है ना वो राजगीर का ही नाम है, राजगीर का ही प्राचीन नाम क्या है, गिरिब्रज। और गिरिब्रज के बाद क्या पड़ा, गिरिब्रज के नाम चेंज करके क्या बना, राजगीर, और इसके बाद राजगीर को चेंज करके क्या किया, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो मगध का राजधानी अगर गिरिब्रज रहे ऑप्शन में तो गिरिब्रज मारना, अगर राजगीर रहे तो राजगीर मारना, और पाटलिपुत्र रहे तो पाटलिपुत्र मारना। अंक राजधानी चंपा, अंक राजधानी चंपा, पढ़ा है ना, चंपा नगरी, तो वही है, अंक राजधानी कहाँ था, चंपा, अंक की राजधानी चंपा। बज्जी संघ अभी पढ़ाए हैं, बज्जी संघ वैशाली, बज्जी संघ वैशाली, बज्जी संघ वैशाली। तब देखिएगा महाजनपद में से मगध का वह महाजनपद साबित हुआ, महाजनपद में से मगध, महाजनपद में से मगध, मगधे बोले ना, महाजनपद 16 महाजनपदों में से मगध वह महाजनपद साबित हुआ जिसने अपना साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक किया था। बोलेगा कि सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला जनपद कौन सा है, तो मगध महाजनपद। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, मगध, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद। और सबसे गणतंत्र महाजनपद, जो प्रथम गणतंत्र महाजनपद पूछेगा तो क्या बोलेगा, वैशाली। और सबसे शक्तिशाली पूछे तो मगध जनपद, प्रथम बोले तो मगध, सबसे शक्तिशाली पूछे तो मगध, और सबसे गणतंत्र महाजनपद पूछे तो वैशाली। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य है ना। बढ़े आगे, सबसे अधिक किया था, है ना। लास्ट है मगध साम्राज्य का सबसे प्रमुख 7 राजवंशों में शामिल है। मगध साम्राज्य का जो वंश जो था ना, मगध साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ था उसमें कितना वंश आया था, 7 गो वंश आया था। मगध साम्राज्य में कितना वंश आया था, 7 गो। देखिएगा प्रथम में है बृहदत्त वंश, प्रथम में कौन सा है, बृहदत्त वंश। दूसरा में हर्यक वंश, तीसरा में शिशुनाग वंश, चौथा में नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। ठीक है, अब देखिएगा बृहदत्त वंश मगध साम्राज्य का सबसे प्रथम वंश पूछे ना, मगध साम्राज्य का संस्थापक तो बृहदत्त वंश। मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया था, कौन सा वंश, बृहदत्त वंश। सबसे मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन बोलेगा, तो बृहदत्त वंश। और सबसे अंतिम वंश कौन सा, पाल वंश। और सबसे मगध साम्राज्य का प्रथम वंश तो बृहदत्त वंश। आप मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा, घनानंद। देखिएगा मगध साम्राज्य का सबसे प्रथम वंश है ना, देखिएगा प्रथम वंश कौन सा, बृहदत्त वंश। प्रथम पूछे तो बृहदत्त वंश, मगध साम्राज्य का प्रथम वंश पूछे तो बृहदत्त वंश,
अब मगध साम्राज्य जो स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? बृहदत्त वंश। और सबसे अंतिम अंतिम वंश क्या है? अंतिम वंश। ठीक। अब इसमें पूछे मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। अब प्रथम शासक, मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बृहद्वंश वंश का शासक कौन था पता है? ठीक, कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त वंश का प्रथम शासक बृहदत्त था। अंतिम वंश कौन था? पाल वंश। पाल वंश का शासक कौन था पता है? कौन था? पाल वंश का शासक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। ठीक, ये अभी रहने दो, जब पढ़ाएंगे क्लास उसमें लिखना। पाल वंश का अंतिम वंश कौन सा है? पाल वंश। और सबसे अंतिम शासक पूछे तो क्या होगा? घनानंद। और प्रथम शासक, प्रथम वंश का शासक कौन था? तो कौन था? बृहदत्त था। मगध साम्राज्य का कितना राजवंश था? 7। याद कर लेना। फर्स्ट में बृहदत्त। हर्यक वंश के शासक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का शासक कौन था? शिशुनाग। ठीक है। नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। ठीक है। मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का शासक कौन था? कौन था? गुप्त वंश का शासक कौन था? मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। इसमें मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें था चंद्रगुप्त प्रथम। पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक था गोपाल। ठीक, तो इतना देखना और सबका शासक भी लिखा देंगे। तब तक ये देख लेना। समझ में आया ना ये पीछे वाला? तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। देखिएगा जीके धीरे धीरे पढ़िए। एक दिन मैथ, एक दिन जीके स्टार्ट रहेगा। ठीक है। और याद करके आना, जितना उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में पूछेगा। ज़्यादा फालतू का चीज़ नहीं लिखाना है। फालतू की चीज़ लिखा के भी याद करके आगे कोई फायदा नहीं। पूछेगा यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आज का सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।